हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मनोज प्रजापत। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रेलवे इंजीनियर मनोज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.1। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर के जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमारा जो इसका बेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ समझने की है वो ये है कि वेरिएबल एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, देखो वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है। वेरिएबल इज एन अल्फाबेट और टर्म दैट रिप्रेजेंट एन अननोन नंबर और वैल्यू और क्वांटिटी। ठीक है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम में जब किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हो तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक जो भी कोई अननोन क्वांटिटी होती है मैथमेटिकल प्रॉब्लम में, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिकल टर्म में जब आप उसको रिप्रेजेंट करते हो तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक अल्फ़ाबेट का यूज़ होता है। ठीक है, उसी अल्फ़ाबेट को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, और उसकी वेरिएबल उसी अल्फ़ाबेट की जो क्वांटिटी होती है वो अननोन रहती है जब तक कि हम उसको सॉल्व ना कर दें। ठीक है, तो कोई भी एक ऐसा अननोन वेरिएबल, अननोन अल्फ़ाबेट, ठीक है, या अननोन टर्म, उसी को हम लोग मैथमेटिकल टर्म में हम लोग उसको वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट शोज दैट टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आर इक्वल। ठीक है, इक्वेशन एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो कि किसी भी दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को इक्वली शो करता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा लिख लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये एक इक्वल का साइन है। ठीक है, और यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड में आपका x प्लस वाई है और राइट हैंड साइड पे आपका 7 है। मतलब x प्लस वाई को ये किसके इक्वल रिप्रेजेंट कर रहा है? 7 के। ठीक है, तो ये एक तरीके से एक इक्वेशन हो गई। ठीक है, इसको कि हम लोग इक्वेशन 1, इक्वेशन ए, इस तरीके से नाम दे सकते हैं। ठीक, तो ये एक इक्वेशन का एग्जाम्पल हो गया और इक्वेशन की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, चलो इसमें हम लोग मेनली इस चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पर ही बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो इक्वेशंस हैं वो टू वेरिएबल वाली इक्वेशन है, इसीलिए हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे बात करेंगे। ठीक है, जो भी इक्वेशंस रहेंगी वो हमेशा पेयर में रहेंगी। ठीक, तो पहले के एग्जांपल्स समझ लेते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है? सम ऑफ नंबर्स इज 15 एंड देयर डिफरेंस इज 5, रिप्रेजेंट इट अलजेब्रिकली। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, देखो क्या दिया हुआ है कि दो नंबर्स हैं ऐसे कोई भी जिनका कि सम जो है वो 15 है। तो दो नंबर, उन दो नंबर को हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एक नंबर हमारा x है और दूसरा हमारा y है। जब हम उनका सम करते हैं, x प्लस वाई करते हैं, तो वो किसके बराबर हो जाता है? इक्वल हो जाता है 15 के। ठीक है, ये पहली इक्वेशन ले ली हमने। अब दूसरा क्या बोल रहे हैं? देयर डिफरेंस इज 5। ठीक है, अगर हम मानते हैं कि लेट x की जो वैल्यू है वो y से बड़ी है। ठीक है, x इज ग्रेटर देन y, तो अब क्या होगा कि x माइनस अगर y करेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? 5। ठीक है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई यहाँ पे। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अब क्वेश्चन में क्या बोला था हमको? रिप्रेजेंटेड अल्जेब्रिकली, तो हमने जो कि रिप्रेजेंट कर दिया है अल्जेब्रिकली। ठीक है, यहाँ पर हमको सॉल्व नहीं करना, हम लोग मेनली इस इक्वेशंस को पहले समझ रहे हैं कि इक्वेशंस बनती कैसे हैं और पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या होती है। ठीक है, पेयर ऑफ इक्वेशंस मतलब ये है कि ये दो इक्वेशंस जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक, क्यों? क्योंकि हमारे पास में जैसे अगर आप देखोगे तो x प्लस वाई, एक्स और वाई दो वैल्यूज दे रखी है हमारे पास। ठीक, तो कभी भी जब दो वैल्यूज आपके पास आती हैं तो दो वैल्यूज के लिए, जब उन दो वैल्यूज को अगर आपको सॉल्व करना हो, उनकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो हमारे पास कम से कम दो इक्वेशंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए हम लोग जब भी दो वेरिएबल्स की बात होती है तो लीनियर इक्वेशंस हमारी जो होती है वो पेयर में होती है। ठीक है, मतलब टू नंबर में रहेगी। ठीक, अब देखो, और दूसरी चीज़ एक छोटी सी ये समझ लेते हैं कि जब भी हम किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है ना, सॉल्यूशन का सिंपल सा मतलब ये है कि उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में x और y की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में क्या है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन से सिंपल सा मतलब इतना है कि x और y की वैल्यूज क्या आएगी उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो जैसे कि मैं बता देता हूँ, वैसे सॉल्व नहीं करते हैं इसमें, लेकिन x और y की जो वैल्यू यहाँ पर रहेगी वो x की वैल्यू आपकी 10 रहेगी। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी रहेगी? 5। अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर अगर आप पहली इक्वेशन में x की जगह 10 रखते हो और y की जगह 5 रखते हो तो 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा?
15 हो जाएगा, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। और दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले भी यही वैल्यूज रहेगी एक्स और वाई की। जैसे कि देखो, अगर हम यहाँ पर एक्स की जगह पर 10 रखते हैं, ठीक है, एक्स माइनस वाई में एक्स की जगह पर 10 रखते हैं और वाई की जगह पे अगर आप 5 रखते हो, ठीक है, जैसे 10 माइनस 5 रखते हो तो कितनी आएगी वैल्यू? 5। 10 माइनस 5 करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 5। मतलब एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी, उसी एक्स और वाई की वैल्यू को हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन टू दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, इतना सा सिंपल सा मतलब है यहाँ पर इंट्रोडक्शन में समझने का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा और आगे देखते हैं और इसमें और जो चीज़ें समझने की, जो भी कॉन्सेप्ट समझने का, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या दिया हुआ है, अंडरस्टैंडिंग द पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक, मेनली पेयर ऑफ इक्वेशंस को हम लोग पहले समझ लेते हैं कि वो है क्या। ठीक, किस टाइप की इक्वेशन होगी कि हम उसको पेयर ऑफ इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स कह सकेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जनरल फॉर्म क्या है, पहले जनरल फॉर्म को समझ लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक, दूसरा क्या दिया हुआ है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, जहाँ की वेयर a1 b1 c1 a2 b2 c2 are all real numbers and a1 plus b1 square is not equal to 0, a2 square plus b2 square is not equal to 0। ये जो इक्वेशन दी हुई है हमारी, ये दोनों, ठीक है, इनका सिंपल सा मतलब इतना है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि a1 और b1 की दोनों वैल्यू एक साथ 0 नहीं हो सकती। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पहली इक्वेशन में अगर हम a1 और b1 दोनों की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर देते हैं, तो a1 की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो 0 इंटू एक्स करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। b1 की वैल्यू अगर हम यहाँ 0 पुट करते हैं तो 0 इंटू वाई 0 हो जाएगा, प्लस c1 इज इक्वल टू 0 बचेगा, तो c1 की वैल्यू भी अल्टीमेटली 0 हो गई। मतलब इक्वेशन 1 हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक, तो बची कितनी इक्वेशन? 2। अब इक्वेशन 2 अगर बच गई तो पेयर ऑफ इक्वेशंस तो बची नहीं कहीं से कहीं तक, सिर्फ एक ही इक्वेशन बच गई। तो पेयर ऑफ इक्वेशंस होने के लिए एक चीज़ मस्ट ये है कि a1 या b1 में से दोनों की वैल्यू या तो ठीक हो, ठीक है, 0 से बड़ी हो, या फिर इन दोनों की वैल्यू एक साथ 0 नहीं हो। ठीक है, मान लो कि जैसे a1 की वैल्यू अगर 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, b1 की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। वैसे ही इन दोनों इक्वेशंस में भी, दूसरी इक्वेशन में भी अगर आप देखोगे तो a2 और b2 की जो वैल्यू है वो दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकती। ठीक है, ये सिंपल सा मतलब हो गया। यहाँ पर जनरल फॉर्म हमारा समझ में आ गया हमको। ठीक, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल अगर हम देखते हैं, ये पेयर ऑफ इक्वेशंस है, ठीक है ना, ये एक इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। पहला जो पार्ट है वो ये है, अभी दूसरा एग्जांपल है और ये तीसरा एग्जांपल है। ठीक है, पहला एग्जांपल देख लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 9x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो a1 b1 c1, ठीक है, किसी की भी वैल्यू 0 नहीं है। यहाँ पर भी a2 b2 c2 किसी की भी वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, बराबर है सब कुछ। अगर आप दूसरी इक्वेशन में देखो तो 5x इज इक्वल टू वाई आ गया हमारा। तो सिंपल से इसमें अगर हम इसको अगर हम देखिए तो यहाँ पर हमारा c1 की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, जो कि हमारा कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, जो कि 2 वेरिएबल में है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो a1 a2 b2 c2, ठीक है, तीनों की वैल्यू बराबर है, किसी की वैल्यू 0 नहीं। अगर आप यहाँ पर देखो तीसरे एग्जाम्पल में x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो a1 b1 c1, ठीक है, मतलब सिंपल a1 b1 c1 ये जो है ना, a1 और b1 ये x और y जो है इनके कॉफिशेंट है। a1 जो है वो x का कॉफिशेंट है और b1 जो है वो y का कॉफिशेंट है, और c जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो x और y में जो कॉफिशेंट है x और y के वो 0 नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो दूसरी जो इक्वेशन है, इसी पेयर ऑफ इक्वेशंस का जो, ठीक है, पार्ट है, तो 17 इज इक्वल टू वाई में अगर आप यहाँ पर देखो तो x का कॉफिशेंट जो a2 है वो यहाँ पर 0 हो गया। अब क्या हम इसको लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल में काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल काउंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये दो इक्वेशंस एक साथ हैं और यहाँ पर 2 वेरिएबल दिए हुए हैं और यहाँ पर एक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ये मान सकते हैं कि x का कॉफिशेंट है जो a2 की वैल्यू है वो हमारी 0 है। ठीक है, इसको हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स मान सकते हैं इसको। ठीक है, अगर मान लो जैसे ऐसा दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू, ठीक है, 5 आ गया और दूसरा आ गया 2x इज इक्वल टू 6, तो ये दो इक्वेशंस जो है वो लीनियर इक्वेशंस,
ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ समझने की यहाँ पर सिंपल सी। ठीक, चलो चलते हैं और अगला देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो क्या दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर समझने की हमारे पास, मेथड्स ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जो भी इक्वेशन हम लोग मैथमेटिकल टर्म में, ठीक है, कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम अगर हमारे पास दी हुई है तो उसको हमारे पास रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। ठीक है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन फॉर्म में या एल्जेब्रिक फॉर्म में या फिर ग्राफिकल फॉर्म में या जियोमेट्रिकल फॉर्म में। ठीक है, एल्जेब्रिक फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल्स लेकर उसको एक इक्वेशन के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं एल्जेब्रिक फॉर्म। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ठीक, अब दूसरा क्या आएगा, देखो दूसरा तरीका है जियोमेट्रिकल या ग्राफिकल। ठीक है, जियोमेट्रिकल और ग्राफिकल एक ही चीज़, एक ही बात है। अगर आपको कहीं पर जियोमेट्रिकल दिया हुआ है तो भी ये सेम बात है, और ग्राफिकल अगर पूछा गया है तो भी वो सेम ही बात है। ठीक है, चलो इसको समझने के लिए, ठीक है, जियोमेट्रिकल और ग्राफिकल सिंपल सा इतना है कि जो इक्वेशन हमारे पास एल्जेब्रिक फॉर्म में है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं लाइन के फॉर्म में, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफिकल कहते हैं, ज्योमेट्रिकल कहते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये जो दो इक्वेशंस दे रखी है, ठीक है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं इक्वेशंस को लेकर एक टेबल फॉर्म करते हैं और उस टेबल को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो पहली इक्वेशन जो दे रखी है हमारी x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 0, तो जब हम लोग इस इक्वेशन को x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 0 को हम लोग क्या करते हैं, टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहली बार जब हम यहाँ पर x की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, पहली बार हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू अगर 0 मान लेते हैं। ठीक है, पहली बार अगर हमने x की वैल्यू 0 मान ली इक्वेशन फर्स्ट में, अगर आप यहाँ पर देखो तो x की वैल्यू अगर हम 0 मानते हैं तो 2 माइनस टू वाई इज इक्वल टू 0 हो गया। तो माइनस टू वाई इज इक्वल टू 0 मतलब y की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 0 हो गई। अब हम क्या करते हैं, x की जो वैल्यू है उसको मान लेते हैं 2। x की वैल्यू अगर हमने 2 मानी, ठीक है, x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 2 मानते हैं तो 2 माइनस टू वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो 2 माइनस टू वाई इज इक्वल टू 0, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2 इज इक्वल टू 2y। ठीक है, तो 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1। ठीक, तो ये पहली टेबल सॉल्व हो गई हमारी। अब दूसरी टेबल सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो इक्वेशन 2 लेंगे, दूसरी टेबल बनाने के लिए इक्वेशन 2 ले ली हमने, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ठीक, पहली बार हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो 4y इज इक्वल टू 20 आ गया हमारा। तो 4y इज इक्वल टू 20 कितना होगा, देखो 4y इज इक्वल टू 20, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20/4 करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5। ठीक है, जब x की वैल्यू 0 पुट करी इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में तो 0,5 वैल्यू हमारे पास आई है, मतलब 0 और 5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। अब हम क्या करते हैं, देखो अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, y की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, 3x इज इक्वल टू 20। देखो सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है। 3x इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/3। अब x की वैल्यू 20/3 है, ये देखने के लिए, सॉल्व करने के लिए तो ठीक है कि x की वैल्यू 20/3, लेकिन इस वैल्यू को हम लोग ग्राफ पर प्लॉट नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। ठीक है, क्योंकि वो पॉइंट में जाएगी और नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू रहेगी। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को नेग्लेक्ट करते हैं। हम लोग कोशिश ऐसा करते हैं कि कोई ऐसी वैल्यू आए जो कि इंटीजर वैल्यू हो। ठीक है, अब इस इक्वेशन में अगर हमको इंटीजर वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, देखो एक्स की वैल्यू हम लोग वाई की वैल्यू हम लोग 1 लेकर देखते हैं। तो वाई की वैल्यू अगर हम 1 भी लेते हैं तो 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 20। तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 20। यहाँ से 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 माइनस 4 करेंगे तो 16, तो 16 डिवाइड बाई 3, ये भी हमारा एक फ्रैक्शनल टर्म हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू 2 लेते हैं। तो y की वैल्यू अगर हम यहाँ से 2 लेते हैं, ठीक है, y की वैल्यू अगर हमने यहाँ से 2 ली तो 3x प्लस 2 ली y की वैल्यू, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जो कि 30 के बराबर है, 20 के। तो 3x, ठीक है, देखो 3x इज इक्वल टू 20 माइनस 8 करेंगे तो वैल्यू कितनी बचेगी, 12। ठीक है, 12 डिवाइड बाई 3, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ से 4। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी। तो 0,0, 2,1, 0,5, 4,2। ठीक,
अब ये एक तरीके से अगर इसी फॉर्म को अब हमने क्या किया, ये दो इक्वेशंस हमारे पास जो थी, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ये हमारा एल्जेब्रिकल फॉर्म हो गया और अब ये हमारा हो गया ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल। तो ज्योमेट्रिकल और ग्राफिकल अभी ये हुआ नहीं है। मेनली हमने क्या किया है कि हमने इन इक्वेशंस को जो सेटिस्फाई करे वैसी दो मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है, जो कि टेबल फॉर्म में है। अब इसी टेबल फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, इसी को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो देखो ग्राफ के फॉर्म में हमारे पास क्या है कि जब पहली बार हमने एक पहली इक्वेशन हमने रिप्रेजेंट करी थी, तो पहला पॉइंट हमारा क्या आया था, 0,0 और 2,1। देखो ये रहा 0,0 पहली इक्वेशन के लिए और 2,1। ठीक, अब हमने क्या किया है कि 0,0 को पुट कर लिया ग्राफ पे और 2,1 को पुट कर लिया ग्राफ पे, और क्या किया कि इस पे एक स्केल रखकर, इन दोनों पॉइंट पर स्केल रखकर एक लाइन बना दी, जो कि ठीक है जा रही है आखिरी तक, जहाँ तक हमारा ग्राफ बना हुआ वहाँ तक हमने इसको लाइन को खींच दिया पूरा। अब उसके बाद में दूसरी इक्वेशन ली हमने, दूसरी इक्वेशन को हमने जब टेबल फॉर्म में सॉल्व किया था, हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, 0,5 और 4, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 0,5 हमने यहाँ पर पुट कर रखा है, 0,5 कैसे हो गया, एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू आपकी कितनी है, 5। तो ये जो ग्राफ है उसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक्स एक्सिस को डिनोट कर रहा है, ठीक है, और ये जो एक्सिस है वो हमारी वाई एक्सिस को डिनोट कर रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो वाई एक्सिस है, इसी पॉइंट पर हमारा जो एक्स की वैल्यू है वो 0 होगी और वाई की वैल्यू अगर हमको 5 चाहिए तो यहाँ पर हमारा वाई की वैल्यू यहाँ पर कहीं 5 होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग 0,5 को रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे ही ये आपका 0,0 हो गया और दूसरा पॉइंट आया था हमारा 4,2 को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। 4 एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू 2 है, जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक्स की वैल्यू 4 है जो कि यहाँ तक जा रही है। ठीक है, ये देखो ये एक्स की वैल्यू आपकी 4 हो गई और ये वाई की वैल्यू आपकी हो गई 2। ठीक है, तो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है 4,2। ठीक, अब अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो मेनली ये जो दो इक्वेशंस है हमारी, उनको जो सेटिस्फाई करेगी, जो मेन वैल्यूज है, जो सॉल्यूशन है इन दोनों इक्वेशंस का, वो क्या होगा, वो होगा कि जो ये दो लाइंस जहां पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो एक पॉइंट ऐसा है ये 4,2 जहां पर ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है। एक यूनिक पॉइंट होगा जहां पर ये दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी और एक यूनिक सॉल्यूशन निकल के आएगा। वो सॉल्यूशन हमारा है 4,2, जहाँ की एक्स की वैल्यू हमारी 4 आई है और वाई की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 2 आई है। ठीक है, तो यही दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एक्स और वाई की वैल्यू, जो सॉल्यूशन जिसको हम कह रहे हैं, वो हमारा 4 और 2 है। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं वो हम लोग अगली एक्सरसाइज में भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर मेनली हमको ये देखना है कि रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या है हमारा। ठीक है, यहाँ पर हमको सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना है, लेकिन फिर भी हल्का सा एक इंट्रोडक्शन है कि सॉल्यूशन किसी भी इक्वेशन के को हम लोग जब सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वो एक्चुअल में एक्स और वाई की ही वैल्यूज़ की बात कर रहे होते हैं। और जब ग्राफिकल टर्म में हम अगर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो दो इक्वेशंस जहाँ पर मीट करेगी, जहाँ इंटरसेक्ट करेगी, उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। उस पॉइंट, उसी दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन है वो, जो दो लाइंस का इक्वेशन, उसी दो लाइंस का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो एक्स और वाई पे मीट कर रही है, तो एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 2 है। ठीक, तो इसी दोनों इक्वेशंस के जो मीटअप पॉइंट है उसी को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, देखो किसी भी ग्राफ पर जब हम दो लाइंस को, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं, दो इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं दो लाइन के फॉर्म में। ठीक है, व्हेन टू इक्वेशंस आर रिप्रेजेंट ग्राफिकली फॉलोइंग थ्री पॉसिबिलिटीज कैन हैपन। तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है। कौन कौन सी तीन पॉसिबिलिटीज होगी, देखो पहली पॉसिबिलिटीज ये होगी कि द टू लाइंस विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट लीड्स टू यूनिक सॉल्यूशन। जैसा कि आपने पिछली स्लाइड में देखा कि यहाँ पर ये दो लाइंस एक दूसरे के साथ में इंटरसेक्ट कर रही है, दो लाइंस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, पहली जब दो लाइंस यहाँ पर हम लोग मतलब किसी भी दो इक्वेशंस को पुट करेंगे लाइन के फॉर्म में ग्राफ पर, तो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी ये होगी कि ये जो दो लाइंस है आपस में इंटरसेक्ट करेगी। तो इंटरसेक्ट करेगी, जब किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी
तो जब किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी तो क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन जनरेट होगा। ठीक है, पिछले केस में जहाँ की हमारा यूनिक सॉल्यूशन क्या आया था, 4,2। अब जैसे कि दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, दूसरा पॉइंट ये है कि जब दो लाइंस, ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पर तो क्या होगा, टू लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है, वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मतलब वो क्या होंगी, पैरेलल होगी। ठीक है, देखो पहली कंडीशन क्या है कि वो इंटरसेक्ट करेगी, दूसरी कंडीशन क्या है कि वो पैरेलल होगी। ठीक है, पैरेलल है मतलब कहीं पर भी किसी भी पार्ट, किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ठीक, जब किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो कोई सॉल्यूशन की बात ही नहीं होगी। ठीक है ना, मेनली हमारा सॉल्यूशन कहाँ होता है, जहाँ पार्ट, जहाँ जो लाइन से कहीं ना कहीं पर इंटरसेक्ट अगर कर रही होती है तो सॉल्यूशन जनरेट होता है, तो एक्स और वाई की वैल्यू हमारी फॉर्म होती है। लेकिन अगर कहीं पर भी दो लाइंस अगर किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो इसका सिंपल सा मतलब इतना है कि वो जो लाइंस है तो वो कोई भी सॉल्यूशन जनरेट नहीं करेगी। अब देखो तीसरी बात क्या हो सकती है कि द टू लाइंस विल कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब एक लाइन और उसकी उसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी उसी के साथ में, ठीक है, कोइंसाइड कर रही है, दोनों लाइंस एक साथ जाएगी। तो ये जो चीज़ है उसी को हम लोग कहते हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइन होने का मतलब एक लाइन और उसके ऊपर दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर जा रही है। ठीक, अब जैसा कि हमने बताया था, ठीक है, कि जब किसी भी पॉइंट पर अगर दो लाइंस किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होती है तो वो हमारा एक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो एक सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोइंसिडेंट लाइन जो है वो हर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है ना, अगर आप यहाँ पर देखो तो देखो जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, अब मान लेते हैं कि एक दूसरी लाइन भी इसी के साथ इंटरसेक्ट कर रही है, तो सारी लाइन, दोनों लाइंस में अगर आप देखोगे तो मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। मल्टीपल इन द सेंस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है ना, मेनी सॉल्यूशन। तो इसीलिए जब दो लाइंस कोइंसाइड करती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीड्स टू मेनी सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट होगी। ठीक है, चलो ये हमारा जो है तो कॉन्सेप्ट पार्ट जो था इस एक्सरसाइज का वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको समझ लेते हैं। तो चलो अब हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, और उनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. देखो सबसे पहली चीज़ है कि इसमें हम लोगों को ग्राफिक अल्जेब्रिकली सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वेरिएबल। तो वेरिएबल हम लोग कौन कौन से डिसाइड करेंगे और कितने डिसाइड करेंगे वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमको ये देखना है कि सबसे पहली चीज़ दे रखी है आफ्ताब की एज और उसकी डॉटर की एज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है, ठीक है, आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है वो ले लेते हैं एक्स, और डॉटर की जो प्रेजेंट एज है वो ले लेते हैं वाई। ठीक है, अब आफ्ताब की एज कितनी है, एक्स प्रेजेंट एज, ठीक है, और डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी है, वाई। ठीक, अब अगर जैसे इसने बोला है कि पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है हमारा, 7 years एगो। 7 years एगो मतलब क्या है कि, ठीक है, 7 years एगो लिख लेते हैं इसको। देखो अभी की अगर किसी की एज एक्स है तो 7 साल पहले की कितनी होगी, x-7 होगी ना। 7 साल पहले मतलब जितनी अभी है उसमें से 7 साल कम कर देंगे, तो आफ्ताब की जो एज एज होगी 7 साल पहले वो कितनी होगी, x-7। और डॉटर की जो एज होगी वो y है अभी की, तो 7 साल पहले की कितनी होगी, y-7। अब देखो 7 साल पहले इन दोनों में जो मतलब रिलेशन था, ठीक है, एज का, वो कितना था, आई वॉज 7 टाइम्स, मतलब जो आफ्ताब था वो 7 गुना ज़्यादा बड़ा था उससे 7 साल पहले। ठीक है, तो 7 साल पहले का जो रिलेशन निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है कि x-7, मतलब आफ्ताब की जो एज थी वो 7 टाइम्स थी उसकी डॉटर की तब की एज के, तो y-7 डॉटर की तब की एज थी, तो 7 मल्टीपल था उसका आफ्ताब की एज के बराबर। ठीक है, आफ्ताब की एज कितनी है, x-7, 7 टाइम्स y-7। ये पहली इक्वेशन बन गई। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, x-7 इज इक्वल टू 7y-49। देखो 7 इंटू वाई करेंगे तो 7y, 7 इंटू 7 करेंगे
तो 49 माइनस वाई बीच में, सॉरी माइनस बीच में, ठीक है। अब यहाँ से इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो वैल्यू क्या आएगी, x माइनस 7y, और ये माइनस का जो 49 है उसको उधर ही रहने देंगे, ठीक है, माइनस 49, और यहाँ से जो प्लस ये माइनस का 7 जो है लेफ्ट हैंड साइड पे वो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, तो +7 माइनस 49 वैल्यू बचेगी -42, ठीक है। ये पहली इक्वेशन हो गई आपकी एल्जेब्रिक फॉर्म के लिए, ठीक है। यहाँ इसको इक्वेशन फर्स्ट की टेबल बना लेंगे हम लोग। अब वैसे ही दूसरा क्या बोला है उसने, ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद, ठीक है। तो या तो आप लिख सकते हो कि 3 ईयर्स हेंस, या 3 ईयर्स, या आफ्टर 3 ईयर्स, या 3 ईयर्स हेंस, एक ही चीज़ है दोनों, ठीक है। आफ्ताब की एज कितनी बता रहा है, ठीक है। तब सबसे पहले देखो आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी 3 साल बाद, x+3 हो जाएगी, और डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, y+3। अब इनमें जो रिलेशन है वो कितना है, x+3 इज इक्वल टू y+3 लिख दिया पहले तो हमने, ठीक है। अब देखो क्या दिया हुआ है कि 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब 3 गुना बड़ा होगा इससे, आफ्ताब जो है अपनी डॉटर से 3 गुना बड़ा होगा, तो x+3 इज इक्वल टू 3 इंटू y+3, ठीक। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, x+3 इज इक्वल टू 3y+9, ठीक है। 3 इंटू वाई करेंगे तो 3y, 3 इंटू 3 करेंगे तो +9। अब x इज इक्वल टू, देखो x माइनस 3y आ जाएगा यहाँ से, और उधर प्लस का 3 लेफ्ट हैंड साइड पे है, उधर राइट प्लस साइड पे जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, 9 माइनस 3 वैल्यू आएगी 6। ये इक्वेशन 2 आ गई हमारी यहाँ से, ठीक है। अब देखो पहले हमने इसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट, x माइनस 7y इज इक्वल टू -42, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये हमारी दो इक्वेशंस आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से टेबल फॉर्म करेंगे, एक ये इक्वेशन 1 के लिए ऊपर वाली, और ये इक्वेशन 2 के लिए। अब इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, या तो y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कोई भी एक वैल्यू पुट करके दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उसी इक्वेशन से, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो पहला हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं। जैसे हमने x की वैल्यू 0 पुट करी तो 7y इज इक्वल टू 42, मतलब -7y इज इक्वल टू -42, तो माइनस का माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी बचेगी आपकी यहाँ से 6 बचेगी। अब देखो अगर हम यहाँ से y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू आ तो जाएगी लेकिन -42 आएगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अभी के लिए, मतलब वैसा कर सकते हैं, करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं अभी के लिए प्लस की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, कोशिश करते हैं कि प्लस की वैल्यू आए और इंटीजर वैल्यू आए, ठीक है। तो देखो अब प्लस की वैल्यू में हमारे पास लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका y है उसको 7 ले लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने y को 7 ले लिया, अगर मान लो देखो जैसे यहाँ पर y को अगर हमने 7 लिया तो 7 इंटू 7 करेंगे तो -49, ठीक है, -49, x -49, देखो सॉल्व कर लेते हैं, x -49 इज इक्वल टू -42, ठीक है। अब x इज इक्वल टू -42 प्लस 49, अब -42 प्लस 49 करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, x इज इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू जब 7 है तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 आ रही है। चलो पहला इक्वेशन कंप्लीट हो गया, अब दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू, हम लोग क्या करते हैं पहली इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। देखो यहाँ पर इजी हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि अगर हमने 3 इंटू 0 पुट कर दिया तो ये 0 हो जाएगा, माइनस भी कंप्लीट कट गया यहाँ से, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। यहाँ से डायरेक्ट x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब हम क्या करते हैं, देखो x की वैल्यू ना पुट करके यहाँ पर दूसरे वैल्यू निकालने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, y की वैल्यू ही 1 पुट कर देते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर y की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 6 आएगा, जो कि 3 उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी बचेगी हमारी, ठीक है। देखो प्लस का माइनस का 3 है, उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो जब y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 9 आ रही है, ठीक है। हमारा 0,6 आ गया पहला पॉइंट इक्वेशन के लिए, पहली इक्वेशन के लिए जो पहला पॉइंट है वो 0,6 है, और दूसरा जो पॉइंट है वो है 7,7, और दूसरी इक्वेशन के लिए पहला पॉइंट जो है वो 6,1 है, और दूसरा पॉइंट जो है वो 9,1 है, ठीक है। अब हम इसी पॉइंट्स को क्या करेंगे,
ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। ये जो ग्राफ है वो डेस्मोस ग्राफ है, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। उसमें आप पॉइंट्स पुट आउट कर सकते हो, लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये आपको एक इक्वेशंस की बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ सकते हो, देख सकते हो। देखो देखो, पहला जो पॉइंट है हमारा पहली इक्वेशन का वो है 0,6 और 7,7। तो हमने वो यहाँ पर पुट आउट कर लिया है। ये 0,6 हो गया और ये 7,7 हो गया। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर हमने दूसरी इक्वेशन का पॉइंट पुट आउट कर लिया 6,0 और 9,1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखो पहली इक्वेशन हमने जैसे ही यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करी तो 0,6 और 7,7 से एक लाइन पास हो रही है हमारी। अब दूसरी लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं किससे, 6,0 से और 9,1 से। तो ये जो दो लाइन से है वो आपस में कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, अगर आप ध्यान से देखो तो वैल्यू आ रही है 42,12। तो ये किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर एक तरीके से, यहाँ पर सॉल्यूशन इसका 42,12 है, लेकिन हमको इसके सॉल्यूशन पे भी ध्यान नहीं देना है। मेनली हमको इसका ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करना था, जो कि हमने यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, द कोच ऑफ ए cricket team buys 3 bats and 6 balls for 3,900 rupees. Later she buys another bat and 2 more balls of the same kind for 1,300 rupees. ठीक है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। देखो एल्जेब्रिकली शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि बैट की जो प्राइस है उसको हम लोग ले लेते हैं x। ठीक है, और बॉल की जो प्राइस है वो हम लोग ले लेते हैं क्या, y। अब देखो पहली इक्वेशन क्या है, 3 बैट और 6 बॉल। तो 3x प्लस 6y की वैल्यू जो हमारी कितनी आ रही है, 3,900। तो ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन कहाँ से क्या बनेगी हमारी, देखो अनदर बैट मतलब कोई भी एक बैट है। ठीक है, मतलब x प्लस 2 मोर बॉल्स मतलब 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 1,300। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन 1 के लिए टेबल और ये इक्वेशन 2 के लिए टेबल। देखो इक्वेशन 1 सॉरी ये इसको हमने अल्जेब्रिकली तो रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारा ये एक तरीके से। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, टेबल के फॉर्म में। अब देखो x की वैल्यू अगर हम पहली बार में 0 ले लेते हैं, x की वैल्यू अगर हमने पहली बार में 0 ले ली। ठीक, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं पहली इक्वेशन में, तो 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचेगी कितनी, 6y इज इक्वल टू 3,900। तो y की वैल्यू जब हम इसमें फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 650। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। जब हम यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 3,900 और x की वैल्यू आएगी कितनी, 1,300। ठीक है, ये हो गया हमारा 0,650 और 1,300, 0। ठीक, अब दूसरी इक्वेशन के लिए वैसे हम लोग क्या करते हैं, दूसरी इक्वेशन में पुट आउट करते हैं वैल्यू। अब हम जैसे क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं। अगर हमने x की वैल्यू 0 पुट करी तो 1,300 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,300 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 650। अब y की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं। तो दूसरी इक्वेशन के लिए y की वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,300 यहाँ से। अब अगर आप ध्यान से देखो तो पहली इक्वेशन के लिए भी सेम वैल्यूज आ रही है और दूसरी इक्वेशन में भी वैल्यूज सेम आ रही है टेबल की। तो यहाँ से एक चीज़ ये क्लियर हो रही है, ये जो दो लाइंस, दो इक्वेशन जिससे हम लोग दो लाइन बनाएंगे, वो सिंपल सी बात इतनी है कि वो जो दो लाइंस तो वो इंटरसेक्ट करेगी आपस में। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या है, 0,650 और ये रहा जैसे कि। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है 1,300, 0। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, पहली इक्वेशन ड्रॉ करते हैं। देखो पहली इक्वेशन हमने जहाँ ड्रॉ करी हमारी वैल्यू क्या है, इसी 0,650 और 1,300, 0 से ही जा रही है दूसरी लाइन भी। अब इस लाइन को हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। हटा दी। दूसरी इक्वेशन जो है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1,300, वो भी अगर आप ध्यान से देखो तो इसी लाइन से जा रही। मतलब सिंपल सा इतना है कि दोनों जो लाइन से आपस में कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, ये इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये जो है हमने जो कॉन्सेप्ट वाइज सीखा था कि जब दो लाइन एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करती है तो वैल्यूज जो होती है वो इनफाइनाइट, मतलब वो इसकी जो x और y के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, x और y की जो वैल्यूज होगी
वो इनफाइनाइट होगी, क्योंकि ये हर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। देखो यहाँ हर जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो यहाँ पर एक्स और वाई की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज होगी। यही चीज़ समझनी है हमको इसमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप ऑन अ डे was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apple and 2 kg of grape is 300. Represent the situation algebraically and geometrically. ठीक है, सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना है हमको, सिर्फ रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि कॉस्ट ऑफ एप्पल पर केजी इसको मान लेते हैं एक्स, और कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स पर केजी इसको हम लोग मान लेते हैं वाई, ठीक है। अब 2 kg ऑफ एप्पल, तो 2x हो जाएगा, प्लस एंड 1 kg ऑफ ग्रेप मतलब y, ठीक है, इजिकल टू कितना हो जाएगा 160। ये पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखो 4 kg ऑफ एप्पल, द 4x प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स 2y इजिकल टू कितना आ जाएगा 300। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। देखो ये हमारा हो गया एक तरीके से अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो इक्वेशन 1 के लिए टेबल, ये इक्वेशन 2 के लिए टेबल। इक्वेशन 1 में पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। एक्स की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो 2x की वैल्यू 0 हो जाएगी, y इजिकल टू कितना आ जाएगा 160। ये हो गया हमारा y की वैल्यू 160 आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। y की वैल्यू जैसे ही हमने 0 पुट करी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 2x इजिकल टू 160, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80, ठीक है। अब वैसे ही दूसरी इक्वेशन में हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। जैसे ही x की वैल्यू 0 पुट करें तो 2y इजिकल टू 300, तो 2y इजिकल टू 300, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150। अब जब हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे दूसरी इक्वेशन में, y की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर दी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75, ठीक है, x की वैल्यू 75 आ गई। देखो अब ये जो इक्वेशंस की वैल्यू हमने दो टेबल के फॉर्म में निकाली, अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। ये रहा हमारा, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा क्या आया था 0,160 और 80,60, ये रेड के फॉर्म में जो दिख रहा है रेड, ठीक है, ये वाला जो है वो आप देखोगे अगर 0,160 और 80,0, और दूसरी इक्वेशन की जो लाइन आई पॉइंट आए थे हमारे क्या आए थे 0,150 और 75,0। अब इनके थ्रू अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, ये हमारी पहली इक्वेशन थी। देखो इस इक्वेशन के थ्रू अगर हम लाइन बनाते हैं तो क्या ये लाइन जो है वो बराबर देख रहे हो आप 0,160 और 80,0 से पास हो रही है। अब दूसरी लाइन जब हम लोग 4x प्लस 2y से क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, तो दूसरी लाइन जो है हमारी 0,150 और 75,0 से पास हो रही, ठीक। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे इसको, तो ये जो दो लाइन्स हैं वो आपस में पैरेलल है। देखो कहीं भी मीट नहीं हो रही, ठीक। ये जो है तो वो दो पैरेलल लाइंस है, ठीक। तो एक छोटी सी चीज़ और समझा देता हूँ इसके अंदर, कि जैसा कि अगर आपने कहीं सुना हो तो कहते हैं कि जो दो पैरेलल लाइंस होती है तो वो कहीं पर नहीं मिलती है, लेकिन वो इन्फिनिटी पे जाके मिलती है। अब इन्फिनिटी पे जाके कैसे मिलेगी वो भी चलो देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे हम इसको अगर छोटा करेंगे ग्राफ, ठीक है ना, तो वैल्यूज जो है वो एक्स और वाई की जो वैल्यूज हैं वो इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। इनफाइनाइट मतलब ऐसा इनफाइनाइट नहीं जाएगी, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा बड़ी होती जा रही वैल्यूज। देखो ध्यान से देखो, ठीक है, बहुत बड़ी अगर जब हम करते जाएंगे तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दो वैल्यूज जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कोइंसाइड हो गई वैल्यूज, ठीक है। तो इसी चीज़ को कहते हैं कि दो जो पैरेलल लाइंस होती है इनफाइनाइट पे जाके मिलती है, ठीक है। ये देखो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे जाके जैसे एक लाइन ऐसा पैरेलल अभी है और बाद में जाके किसी एक पॉइंट पे मिल जाएगी, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, दोनों ही एक साथ कोइंसाइड होती है, ठीक है ना। इसी चीज़ को कहते हैं हम लोग पैरेलल लाइंस होती है, ठीक है। ये जो लाइन भी पैरेलल ही है, ठीक है, अगर ध्यान से देखो तो ये आपको यहाँ से आ रही है, ठीक। चलो ये हो गया, ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में।